हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का हो, चाहे राजस्थान आरजेएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम भी हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ पे होगा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो इसको पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मौर्य काल में एक एग्रोनोमई अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है ना, तो उनका जो संबंध है वो किस किस क्षेत्र से है, यानी कि कहने का मतलब है कि एग्रोनोमी जो अधिकारी मौर्य काल में किसे कहा जाता था। पहला नंबर ऑप्शन ये है कि माप और तौल करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, कि प्रशासन संबंधित या प्रबंधन के अधिकारी को कहा जाता था, कि मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही है वो देखिए, ये सी और डी दोनों कवर होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा सी और डी यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि जो मौर्य काल के एग्रोनॉमी अधिकारी होते थे वो उनका काम क्या था। जैसे पहला वर्ग ये था कि राजस्व राजस्व संग्रह, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह आते थे वो उनको कलेक्ट करने का काम होता था। उसके बाद दूसरा ये था कि सिंचाई से संबंधित जो भी पर्यवेक्षण, यानी कि उनके सुपरविजन में क्या होते थे, सिंचाई वगैरह होते थे, तो उनके देख रेख का काम भी इन्हीं के पास रहता था। फिर वहीं तीसरी पॉइंट ये है कि जो न्यायिक प्रशासन संबंधित कार्य भी इन्हीं के अंडर में आता था। ठीक है, और मार्ग निर्माण जैसे सड़क का रख रखाव, देख रेख या जो भी गड़बड़ी हो, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह का काम भी इन्हीं का होता था। यानी कि मौर्य काल में जो अधिकारी होते थे जिन्हें एग्रोनोमी कहा जाता था, उनका वर्क होता था मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है, ये पहले से जो है हम यहाँ पे देख के रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही है इक्ष्वाकु। ठीक है, यानी कि इक्ष्वाकु जो वंश था, जिसे इक्ष्वाकु वंश के एक शासक को हम कहते हैं ब्राह्मण वंश के शासक। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है ब्राह्मण वंश के शासक। ठीक है, तो जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, यानी कि ब्राह्मण वंश के शासक, ठीक है, उन्हें जो है क्या कहा जाता था, श्री पर्वतीय कहा गया है पुराणों में। यानी इन शासकों को क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय। ठीक है, इन्हें श्री पर्वती कहा गया है पुराणों में। ठीक है, यानी कि श्री पर्वती का मतलब ये होता है कि पर्वत पे निवास करने वाले शासक, या ऐसे कह सकते हैं श्री पर्वत शासक, श्री पर्वत शासक। ठीक है, और वहाँ पे जो आंध्रभृत्य होते थे इनको, यानी कि आंध्रों का नौकर भी कहा जाता था, आंध्रभृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, पहले ये जो ब्राह्मण वंश के शासक या जिन्हें इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, वो पहले जो है सातवाहनों के सामंत हुआ कहते थे। यानी कि ये क्या थे, जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश, उनके ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, और आगे चल करके इन्हें ही इक्ष्वाकु वंश या ब्राह्मण वंश कहा गया। ये अपनी खुद साम्राज्य स्थापित किए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, और कहा जाता है कि ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक था उन्हें कहा जाता है श्री शांतमूल। याद रखिएगा, श्री शांतमूल। ठीक है,
तो जो ब्राह्मण वंश या इक्ष्वाकु वंश का शासक है उसे श्री शांतनुल कहा गया। सातवाहन वंश में ये जो ब्राह्मण वंश था उस समय जो है वहाँ पे सामंत का काम करते थे, फिर आगे चल करके जो है ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे संबंधित इतनी जानकारियाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सी सही है, वी.एस. वांकंकर। ठीक है, वी.एस. वांकंकर जो है ये सबसे पहले एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं जो भीमबेटका गुफा को इन्होंने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भीमबेटका गुफा है कहाँ? तो याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश स्टेट में भीमबेटका गुफा है, यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे एक जिला है जिसे कहते हैं रायसेन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में है, या नहीं वहाँ पे ऑप्शन रहा तो जिले का ऑप्शन दे देगा, तो रायसेन जिले में वहाँ पे है। ठीक है, ये एक प्रागैतिहासिक शैल गुफा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भीमबेटका गुफा है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से निर्मित एक गुफा है। ठीक है, यानी कि क्या है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से निर्मित एक गुफा है। तो जो वी.एस. वांकंकर हैं ये जो है इसकी खोज 1957 में किया। ठीक है ना, 1957 में इन्होंने किया। और यह भी याद रखिएगा जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसमें भी ये भीमबेटका गुफा को शामिल किया गया है, यानी कि विरासत सूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ से हमको प्राप्त होती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? यानी कि 1919 में ILO, ठीक है, 1919 में क्या हुआ कि ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में जो मजदूर थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसे भेजा गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो बी सही है, NM जोशी को वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा गया था। उससे पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि ILO क्या होता है। ठीक है, ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या इसे ही हम हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये 1900, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में अस्तित्व में आया था, अक्टूबर 1919 में, तो वहाँ पे सबसे पहले वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ और उसके जो प्रतिनिधि के तौर पर जो है वहाँ पे भेजा गया था वो थे NM जोशी। ठीक है, और उनके सलाहकार जो थे, यानी कि NM जोशी के सलाहकार भी साथ में थे, क्या नाम था उनका, BP वाडिया। ठीक है, तो याद रखिए ये भी कि VP वाडिया को NM जोशी के सलाहकार के रूप में भेजा गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स ला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर फर्स्ट यह है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, या दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, अब ये यानी कि ये बता रहा है कि केवल पहला सही है। ऑप्शन बी में केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये समझ लेना जरूरी है कि भैया एक्स ला सापेल, एक्स लॉ शैपल, शैपल या शापल कई जगह होता है, का संधि क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1748 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है, तो क्या हुआ 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। यानी कि ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी को लेकर के वहाँ पे युद्ध हो रहा था वो 1748 में समाप्त हो गया, और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि जो यूरोप भी लड़ रहा था, अब यूरोप का युद्ध बंद हुआ तो उस दौरान क्या हुआ, कर्नाटक का जो फर्स्ट वार था, प्रथम युद्ध था, वो भी बंद हो गया, वो भी समाप्त हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि मद्रास जो है अंग्रेजों को फिर से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में, तो उस संधि में क्या हुआ कि ये चूंकि 1748 था उस का संधि थी, तो उस दौरान ऑस्ट्रिया का जो सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार संबंधित वार था वो समाप्त हो गया। यूरोप और कर्नाटक के बीच जो वार कर्नाटक से संबंधित था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों को जो है फिर से जो अंग्रेज थे उनको मद्रास जो है फिर से वापस प्राप्त हो गया। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है, जो ये दे कर रखा है, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों को फिर से क्या हुआ, मद्रास की प्राप्ति हो गई। तो ये दोनों सही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे के रखा गया है सूची फर्स्ट सेकेंड, और उसमें मिलान करना है कौन सा सही है, किससे कौन मैच करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। अब यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है उससे हमको मिलाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, वो नगरी सभ्यता थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का 4 होगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता जो है उस समय कृषि का रोल था, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, 4 वाला है, 4 सही है। और ये कृषक से संबंधित है यानी कि 3 हो गया। और ये जो सी वाला है ऋग्वैदिक समाज के टाइम में, यानी ऋग्वैदिक समाज में चारागाह था, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए है। और यहाँ पे मध्यकाल में जो बचा था, मध्यकाल में जो है जमींदारी सिस्टम था, यानी कि ये हो गया आपका 2, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 4 3 1 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जो नेता थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सेकेंड राउंड टेबल जो सम्मेलन था वहाँ पे भाग नहीं लिया था। ऑप्शन में है M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जब देखिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से लेकर के ये चला 1 दिसंबर
1931 तक। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने, यहाँ पे एम के गांधी लिखा हुआ है, ठीक है, महात्मा गांधी जो है एक मात्र ऐसे सदस्य थे, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने भी वहाँ पे हिस्सा लिया। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय भी वहाँ पे हिस्सा लिए। ठीक है, और वहाँ पे कह रहा है कि एनी, इन लोगों के साथ एक और थे एनी बेसेंट, ठीक है, इन्होंने भी हिस्सा लिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है याद रखिए, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा, ठीक है, वो कौन सा है, डी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया किसने भाग नहीं लिया था, तो बाकी के ये 3 लोग भाग लिए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस टाइम भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें देखिए, पहला ये है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अब नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसको जो है हमको पता लगा के वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अकबर के टाइम जो है, जिस समय अकबर का शासन था, उसमें जो लड़कों थे, जितने भी जो भी लड़के थे, उनकी जो एज थी, यानी कि बॉयज़ की एज जो है निर्धारित था शादी के लिए, यानी कि कैपेबल हैं मैरिज के लिए कम से कम 16 ईयर्स। अगर कोई बॉयज़ जो है 16 ईयर्स का हो गया है तो वो जो है मैरिज कर सकता है। वहीं गर्ल्स के लिए जो है एज था, गर्ल्स के लिए एज जो है 14 ईयर्स था, यानी कि कोई गर्ल्स अगर 14 ईयर्स की है तो वो कैपेबल है मैरिज के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अकबर ने, ये तो ऑप्शन सही हो रहा है हमारा कि अकबर ने लड़के और लड़कियों की आयु निर्धारित की थी। तो वो आयु क्या था, बॉयज़ के लिए 16 ईयर्स था और गर्ल्स के लिए क्या था, 14 ईयर्स था। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दे के रखा है, यहाँ पे ये भी था कि वो जो है अकबर ने स्वयं जो है यहाँ पे वो किया था कि जो भी लड़का या गर्ल्स एंड बॉयज़ चाहें तो वो जो है अपने जो परिवार हैं, परिवार से स्वतंत्र हो करके वो शादी कर सकते हैं, कोई दबाव, यानी कि अलग स्वयं से इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता थी वहाँ पे उनके शासनकाल में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है वहाँ पे दोनों व्यवस्थाएं थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन देके रखें, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख मोहम्मद हुसैनी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दे के रखा है ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे जो है सुमेलित हैं। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये औलिया एक समाज था, औलिया समाज, औलिया चिश्ती, औलिया चिश्ती संप्रदाय, औलिया चिश्ती संप्रदाय के एक क्या थे, सूफी संत थे। ठीक है, अजमेर में, याद रखिएगा, और इन्हें ही महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को महबूब ए इलाही, ठीक है, महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इनका जन्म बदायूं में भी हुआ था और भी तमाम ये चीज़ें थी। और इनका जो है, जो यहाँ पे ये शेख निज़ामुद्दीन की बात कर लेते हैं, जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं,
इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो मकबरा है, ठीक है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। सूफी काल का एक पवित्र दरगाह भी माना जाता है। तो बस इससे संबंधित इतनी जानकारियाँ जो है यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से किताब निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? यानी किताब ए नौरस नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये हमको देखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये जो है बीजापुर सल्तनत के शासक, ठीक है, ये कहाँ के थे? बीजापुर सल्तनत के शासक थे। बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम था किताबे नौरस। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा ये जो है दक्कनी भाषा में, ठीक है, ये जो है दक्कनी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। हमने जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।